मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और उस मुहर को मुकम्मल किया गया 7.5 साल बाद दिल्ली में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक में 14 जून 1947 को। स्वागत है आपका, मैं हूं शिवचरण सिंह और आप देख रहे हैं 15 अगस्त 1947 यानी देश के बंटवारे की कहानी की श्रृंखला का 6ठा एपिसोड। आज मैं आपके साथ विभाजन की कहानी में उस मोड़ की कहानी को आपके साथ साझा करूंगा जो अंतिम निर्णायक मोड़ था, जहां इस प्रश्न को बहुत ही लाजिम तरीके से रखा जा सकता था कि क्या देश के बंटवारे को कोई रोक सकता था? क्या कोई ऐसा आखिरी अवसर था रोकने का? तो इसका उत्तर है कि आखिरी अवसर भी था और कई ऐसे लोग थे जो रोक सकते थे, जिन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास पर पानी फेर दिया उन लोगों ने जिन्हें हम आज बंटवारे का गुनहगार अपराधी मानते हैं, अंग्रेजों का लॉयलिस्ट मानते हैं। नहीं तो जिस कहानी की शुरुआत मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को की थी, उस कहानी का पट्टाछेप माउंटबेटन के लाख प्रयास करने के बाद, जिन्ना के लाख टरटराने फरफराने के बाद भी 14 जून 1947 को किया जा सकता था। जिन लोगों ने प्रयास किया उसकी भी कहानी हम सुनेंगे, और जिन्होंने उनके प्रयास पर पूर्ण रूपेण पानी फेर करके यह साबित कर दिया कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग की मांग को ही मुकम्मल नहीं किया, बल्कि अपने उद्देश्य को भी सार्थक किया, जिस उद्देश्य के साथ A.O. ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। यानी कांग्रेस ने अपना ट्रू कलर्स दिखा दिया कि देखो, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पार्टी अंततः अंग्रेजों और मुसलमानों के ही पक्ष में खड़ी रहेगी। तो आइए हम जानते हैं कि अब तक के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कांग्रेस ने अपनी गुंडागर्दी से सरदार पटेल को डिच करके नेहरू को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। कैबिनेट मिशन को फेलियर करके नेहरू ने जिन्ना को इतना उकसा दिया कि जो भीतर ही भीतर विभाजन की मांग करता रहा था, लेकिन औपचारिक रूप से फॉर द टाइम बीइंग चुप था, उसके बाद जब वो मुखर होता है, खुल करके फिर से पाकिस्तान की मांग करता है, तो दो बड़ी बड़ी ट्रेजेडी जो कि कुरान, इस्लाम और जिहाद के परिणाम स्वरूप होती है, उनका नाम था डायरेक्ट एक्शन जिहाद डे और दूसरा नोआखली जिहाद एपिसोड। इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं और हमने यह भी देखा है कि कैसे उसके बाद की घटनाओं में माउंटबेटन को भारत भेजने के क्रम में क्लेमेंट एटली ने ट्रांसफर ऑफ पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और माउंटबेटन के कजन जॉर्ज सिक्स किंग ऑफ इंग्लैंड ने उसे कहा था कि तुम भारत को कॉमनवेल्थ का मेंबर बना करके रखने का जुगत भिड़ा देना, और उसने वो जुगत भिड़ा दी। आज भी भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है और देश के बंटवारे के साथ माउंटबेटन ने अपने कजन यानी अपने उस जॉर्ज सिक्स को दो उपहार दिए पाकिस्तान और इंडिया के रूप में, और आज तो 3 उपहार में बदल गए हैं बांग्लादेश के सृजन के बाद से। अब बात आती है कि उसके बाद कैसे 15 अगस्त का तिलिस्म तैयार होता है। उसकी कहानी को भी हमने 5वें एपिसोड में देख लिया, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। अब सवाल है कि 3 जून 1947 को जब अनाउंस हो गया कि भारत का विभाजन होगा और 5 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि वो तारीख जिस दिन देश बटेगा और ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, वो तारीख थी 15 अगस्त 1947। तब जब सब कुछ जैसे जिसे हम कहते हैं कि अब सील हो चुका था, सील बंद हो चुका था, तो क्या फिर भी टिमटिमाते हुए दिए से रोशनी को उस जगह पहुंचाया जा सकता था जहां विभाजन की काली रात को हमेशा हमेशा के लिए खारिज किया जा सकता था? इसका उत्तर है हां। और इसका उत्तर है कि वो कौन शख्स था जो इस टिमटिमाते हुए दिए में अपने उन लोगों के साथ मिलकर के उस अंधेरी रात को खारिज कर सकता था जो विभाजन के विरुद्ध थे, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी भूमिका थी और जिसको लेकर के पूरी दुनिया में धूम मची थी कि वो व्यक्ति विभाजन के विरोध में है, उसी ने विभाजन के पक्ष में जबरदस्त
भूमिका निभाते हुए भाषण ही नहीं दिया, बल्कि जिन लोगों ने विभाजन का विरोध किया उन्हें शर्मिंदा करके अंततः 14 जून 1947 को मुस्लिम लीग के उस प्रस्ताव को जो 23 मार्च 1940 को लाहौर सेशन में दिया गया था उस पर मुहर लगा करके उसे मुकम्मल कर दिया। और उस सारी कहानी शुरू होती है 14 जून 1947 को। तो आइए हम सबसे पहले समझ लें कि मामला क्या है। कांग्रेस, नेहरू, पटेल, जिन्ना, माउंटबेटन, गांधी वांधी सब कोई विभाजन के पक्ष में हो चुके थे। अब प्रश्न था कि अपनी अपनी पार्टियों में औपचारिक रूप से, जिसे हम औपचारिक कहते हैं, वास्तव में उसे हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल तरीके से इस विभाजन को एक तरह से प्रस्तावित करके सामने लाना, जिससे कि कोई अड़चन रह ना जाए। तो 14 जून को कांग्रेस की एक महासमिति की बैठक बुलाई गई। उस महासमिति में 218 लोग, यानी बहुत बड़ी समिति थी, पूरे देश और प्रांत के 218 दिग्गज प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, उन्हीं को वोट करना था। 218 को अगर आप हाफ हाफ करेंगे तो 109 आता है, यानी 110 के प्रस्ताव से विभाजन का प्रस्ताव पारित हो जाता और 108 या 107 या 106 या इसके इर्द गिर्द 109 से 109 भी आता तो भी उस प्रस्ताव के लिए फिर से वोट कराना पड़ता। लेकिन अगर 109 से कम अगर वोट मिलते तो विभाजन का प्रस्ताव खारिज हो जाता। जब 14 जून को विभाजन के प्रस्ताव को जो उत्तर प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत ने जब विभाजन के प्रस्ताव को रखा तो एक एक करके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर जो अलग अलग समूहों के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें अपनी बातों को कहना था, जिन्हें हम सीमांत गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से जानते हैं, जो नाम से मुसलमान लेकिन अपने जीवन भर वो एक बहुत बड़े से बड़े कांग्रेसी हिंदू के समकक्ष खड़े होने वाले। सबसे पहले उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि विभाजन दरअसल उनके लिए विशेष करके इसलिए महत्व रखता है कि विभाजन की बात और मांग को मान करके कांग्रेस खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों को भूखे भेड़ियों के सामने फेंक देंगे। और ये हुआ भी, वो जीवन भर पाकिस्तान में प्रताड़ित होते रहे। उन्होंने जम करके मुखालफत की विभाजन के प्रस्ताव की और जितने भी 218 सदस्य थे सब चौकन्ने रह गए कि अगर खान अब्दुल गफ्फार खां ही इसका विरोध करेंगे तो इस प्रस्ताव का गिरना तय है, इस प्रस्ताव का गिरना तय है। उसके बाद कहते हैं कि अभी तो किसी ने सिर्फ एक माचिस की तिल्ली लगाई थी, एक मशाल लेकर के आ जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन और फिर वो कहते हैं कि यदि अंग्रेज आज के समय में ट्रांसफर ऑफ पावर करने को तैयार हैं, देश को छोड़ के जाने को तैयार हैं, इसका मतलब है कि वे अब यहां रुक नहीं सकते। तो हम फिर विभाजन की शर्त पर, हम इस देश के बंटवारे की शर्त पर अंग्रेजी सत्ता को समाप्त क्यों करें? हम उनसे कहें कि नहीं तुम कुछ दिन और रहो, लेकिन हम जब कभी भी तुम्हें जाने देंगे तो हम अपना पूरा यूनाइटेड इंडिया लेकर के रहेंगे। और फिर उन्होंने तमाम पैशनेट भाषण दिए कि ये देश इतने लंबे समय से एकताबद्ध रहा है, यूनाइटेड रहा है और इस बंटवारे को हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से अपने भाषण में इस बात को कहा और लोगों को बहुत ही तरीके से कन्विंस किया कि क्या कोई कटा हुआ राष्ट्र, एक शिवियर नेशन कभी प्रॉस्पर कर सकता है और क्यों करेगा। इतिहास, गौरवशाली परंपराओं, इन सब चीज़ों के संदर्भ को देते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन ने अंततः माहौल को, वातावरण को इतना एंटी पार्टीशन कर दिया कि अब तो 218 में से 218 जो कांग्रेस में गांधी के चमचे वाले भी वर्ग माने जाते थे, उनके भी मन में ये बात अब पूरी तरह से आ चुकी थी कि अब इस विभाजन के प्रस्ताव को खारिज होना तय है। लेकिन अब यहां पर कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। सब लोगों को लग रहा था कि ये प्रस्ताव गिर जाना है, क्योंकि 218 लोगों में से आधे से अधिक लोग तो पुरुषोत्तम दास टंडन और खान अब्दुल गफ्फार खान के उन भावपूर्ण भाषणों में प्रभावित होकर के इसके विपक्ष में वोट करेंगे। तब उन्होंने तुरूप का पत्ता खोला।
जिस व्यक्ति के लिए कहा गया, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस एपिसोड का, जिस व्यक्ति के लिए कहा गया कि देश का बंटवारा उसकी लाश पर होगा, यानी गांधी, वो गुंडा गांधी, वो कपटी गांधी, जो कभी भी कांग्रेस का मेंबर नहीं था पिछले कई वर्षों से, हर उस महत्वपूर्ण जंक्शन पर आकर के कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का अनडेमोक्रेटिक हस्तक्षेप करता था कि देश के पक्ष में जो होने वाले हर फैसले को वो देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध पलट देता था। जब पुरुषोत्तम दास टंडन और खान अब्दुल गफ्फार खान के भाषण के बाद वातावरण पूरी तरह से एंटी पार्टीशन हो चुका था, विभाजन जो लगभग पूरी दुनिया तय मान रही थी उसे खारिज करने का जब आखिरी मौका था, तब गांधी ने आकर के विभाजन के पक्ष में इतना जबरदस्त भाषण दिया और उसके लिए गांधी ने बैसाखी का सहारा लिया पुरुषोत्तम दास टंडन के भाषण का, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद की बातें की थी। और अंततः गांधी ने तमाम विभाजन के पक्ष में बातें करके कहा कि अगर कांग्रेस ने विभाजन की बात मान ली है तो क्या गलत किया, क्योंकि अगर पुरुषोत्तम दास टंडन किस्म के लोग जब राष्ट्रोत्थान और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो मुसलमानों को लगता है कि ये उनके विरुद्ध है। इस प्रकार के छलावेपूर्ण भाषण के माध्यम से गांधी ने जो वातावरण खान अब्दुल गफ्फार खान और पुरुषोत्तम दास टंडन ने तैयार किया था वहां पर, और भी कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की थी, उस पूरे वातावरण को उठा करके पटक दिया गांधी ने। यानी टिमटिमाते हुए उस दिए को जो विभाजन की काली रात को दूर कर सकता था, उसे एक फूंक में गांधी ने बुझा दिया। इसके बाद मतदान हुआ। 218 में से 157 लोगों ने विभाजन के पक्ष में गुनहगार अपराधी बनते हुए वोट किया। 29 लोगों ने स्वाभाविक रूप से, इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, पुरुषोत्तम दास टंडन और इन्हीं की सोच रखने वाले बाकी लोग राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने इसके विरोध में वोट दिया। लेकिन 32 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ना तो पक्ष में और ना विपक्ष में दिया, और इनकी भूमिका में थे वे समाजवादी लोग जिनमें हम बाद में बहुत बड़े बड़े तमगे लगा देते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, समाजवादी लोहिया, यही लोहिया जो बाद में विभाजन बंटवारे के गुनहगार वाली कहानी लिखते हैं, उस समय तटस्थ रह जाते हैं। क्या वो तटस्थ रहने का मौका था? 29 में अगर हम 32 जोड़ देते तो क्या बिगड़ जाता? कम से कम 61 लोग तो इसके विरोध में खड़े होते, लेकिन नहीं। जेपी हो, लोहिया हो, अच्युत पटवर्धन हो, या फिर और भी उस समय के जो समाजवादी लोग जो कांग्रेस में थे, यहाँ अरुणा आसफ अली भी समाजवादी ही मानी जाती थी, मीनू मसानी भी समाजवादी ही माने जाते थे, और कई लोग थे। इन लोगों ने तटस्थ रहने का फैसला किया और विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया। ये आखिरी मौका था। लेकिन कागजों पर औपचारिक रूप से, ऑफिशियल तरीके से बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर देश का मिजाज बदल जाए, जैसे वर्तमान में होता है, मोदी सरकार ने किसान बिल लाया, यद्यपि वो सब कुछ अनुकूल था, मैं एक गलत उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। किसान बिल लाया, ऑफिशियली उसे पास कर दिया, पारित कर दिया, लेकिन लोगों के विरोध, गलत लोगों के विरोध में उसे वापस लिया। लेकिन वहां तो सही लोगों का विरोध था। इसके बाद भी एक मौका था, 14, 15, 16 को, जब कांग्रेस महासमिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर वोट होकर के इसे औपचारिक रूप से, ऑफिशियल तरीके से सील कर दिया। यानी बेसिकली 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के उस प्रस्ताव को कांग्रेस ने जब सील कर दिया, अपनी पूरी लॉयल्टी दिखा दी मुसलमानों और अंग्रेजों के प्रति। उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि मौका नहीं था, उसके बाद भी मौका उसी गांधी के हाथ में था। लेकिन गांधी अब एक आवारा कुत्ते की तरह, एक पागल कुत्ते की तरह सड़क पर घूम रहा था, और उसका एकमात्र काम था कि अब, दरअसल मैं कुत्ते से तुलना करके वास्तव में यहाँ पर एक अन्याय कर रहा हूँ, कुत्ते का अपमान कर रहा हूँ गांधी से तुलना करके, क्योंकि गांधी कभी कुत्ता नहीं हो सकता। कुत्ता सदा ही लॉयलिस्ट होता है, वफादार होता है, लेकिन चूंकि गांधी ब्रिटिश लॉयलिस्ट था, इसीलिए उसे हम ब्रिटिश डॉग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से गांधी ने जिस लॉयल्टी का परिचय देते हुए मुसलमानों और क्रिश्चियन यानी अंग्रेजों का पक्ष लिया था और देश विरुद्ध कार्रवाई की थी, अब वो और खूंखार हो चुका था। अब वो सड़क पे खुला घूम रहा था। अब वो हर दिन इस मौके की तलाश में था कि अगर उसके आसपास कहीं भी कोई विभाजन के विरोध में आवाज आती है
तो उसको काट खाएगा, और यही हुआ। उसके पास उसके बाद भी लोगों के पत्र आते रहे, उसके प्रेयर मीटिंग में लोग बारंबार कहते रहे कि गांधी आप आज भी रोक सकते हो इस चीज को। जब गांधी ने उनकी एक नहीं सुनी तो 17 जून 1947 को गांधी की परंपरा में ही, जो जिसे कहते हैं निष्णात अनशनधारियों में से एक पति पत्नी ने निर्णय किया कि हम विभाजन के विरुद्ध में फास्ट अनटू डेथ यानी कि आमरण अनशन करेंगे। और उन्होंने वाल्मीकि बस्ती में गांधी जहां पर ठहरा हुआ था उसी के पास में उन लोगों ने ऐसा प्रयास किया। प्रयास इसलिए कह रहा हूं कि जब वो अनशन पर बैठे थे पति पत्नी, तो गांधी उनका माखौल उड़ा रहा था और कह रहा था कि ये जो नौटंकी कर रहे हैं लोग, अंतरात्मा की आवाज वाली बात, सब कोई को अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनाई देती है। हाँ भाई, बात सही है ना। कांग्रेस की अंतरात्मा में प्रॉफिट मोहम्मद बोलता था, जीसस क्राइस्ट बोलता था, इसलिए वो हमेशा इस्लाम के पक्ष में और क्रिश्चियन के पक्ष में था और हिंदुओं के विरुद्ध रहता था। लेकिन वे जो पति पत्नी वहां बैठे थे, वो उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं थी। उसके बाद अपने प्रेयर मीटिंग में वो लोगों को मैकेनिज्म ऑफ आमरण अनशन बताता था, फास्ट अनटू डेथ बताता था। लेकिन जब देखा कि ये पति पत्नी अगर ऐसे ही आमरण अनशन करते रहे और पूरे देश में अगर ये बात फैल गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि विभाजन को लेकर के माउंटबेटन, पटेल, जिन्ना, नेहरू और गांधी के द्वारा जो प्रयास किए गए उस पर पानी फिर जाए। तब फिर 18 जुलाई को गांधी ने जबरदस्ती उन पति पत्नी को बुला करके अपने सामने उनका अनशन तुड़वाया। ये था गांधी। इसी गांधी को बाद में देश ने इतना महत्व दिया, और वो महत्व दिया गया किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है डिप्लॉय कर दिया गया। पाठ्य पुस्तकों में उसकी कहानियां लिखी गई। गांधी वॉज सो पंक्चुअल दैट ही कुड नॉट अफोर्ड टू बी लेट टू ए प्रोग्राम इवन बाई ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इस तरह से उसे बड़ा बनाया गया। एक राक्षस के पर्सनालिटी को धीरे धीरे करके स्लो पॉइजनिंग के द्वारा पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम जितने स्कूल जाने वाले लोग थे, बच्चे थे, उन्हें बचपन से ही उस विष को इंजेक्ट करके गांधी के इमेज को बहुत बड़ा बना दिया गया। परिणाम क्या निकला कि गांधी की वो सच्चाइयां जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, उन्हें छिपा दी गई। लेकिन आज धीरे धीरे वे सारी सच्चाइयां निकल करके हमारे सामने आ रही हैं। उन्हीं सच्चाइयों में से एक जो सबसे बड़ी सच्चाई थी कि 15 अगस्त 1947 देश के स्वाधीनता, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस या आज़ादी का दिन नहीं था। वास्तव में एक जख्म था जिसे जश्न की शक्ल में पेश कर दिया नेहरू ने विद द हेल्प ऑफ गांधी। गांधी 1948 के 30 जनवरी तक जिंदा रहता है और उस समय तक भी वह जो अपनी आखिरी बॉल पे आखिरी बैटिंग करता रहता है, उसमें भी वो 6 मारता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और परिणाम स्वरूप नाथूराम गोडसे सरीखे एक महान व्यक्तित्व ने एक ऐसा कार्य अपने हाथ में लिया जिसे कोई भी चिंतनशील व्यक्ति, जैसे कहते हैं कि जिस हत्या और युद्ध में किसी को मारना, दोनों में अंतर है, लेकिन नाथूराम गोडसे ने, जो एक चींटी को भी मारने में डरते थे, उन्होंने कहा कि अब यदि मेरे जीवन में इस कलंक को भी लिखा जाना तय है तो मैं इस कलंक को भी अपने माथे पर स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर इस गांधी को जिंदा छोड़ दिया गया तो ये ना जाने और कितने 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 बवाल करेगा, देश की और ना जाने कितनी हानियां करेगा। और फिर अपने माथे पर हत्या का कलंक, वास्तव में वो वध था, लेकिन हत्या का कलंक लेकर के भी नाथूराम गोडसे ने वो कार्य किया जो नाथूराम गोडसे को तो कलंकित कर गया। आज भी जितने भी लोग हैं वो नाथूराम गोडसे को गाली ही देकर के बात करते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे ने देश हित में, राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा कार्य किया। क्योंकि गांधी को अगर वो सजा नहीं मिलती तो आने वाले समय में ना जाने और कितने गांधी बनने के लिए तैयार हो जाते।
एक गलत परंपरा। हालांकि लोगों ने बाद में यह भी कहने का प्रयास किया कि गोडसे ने गांधी को मार करके उसे बहुत बड़ा बना दिया। जो गांधी एक नेचुरल डेथ के माध्यम से एक बौना होकर के मर जाता, इग्नोर्ड होकर मर जाता, उस गांधी को नाथूराम गोडसे ने वास्तव में अमर कर दिया। बात ऐसी नहीं थी। आप फ्यूचर को ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार 48 में वो आमरण अनशन पर बैठा था और 30 जनवरी को यदि वो ना मारा जाता तो फरवरी के महीने में, मैं नाम भूल रहा हूं लेकिन मुझे याद आ जाएगा, जहांगीर पटेल नामक एक व्यक्ति के माध्यम से वो जिन्ना से नेगोशिएट कर रहा था कि मुझे पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान के लोगों के बीच, चूंकि वे भी मेरे लोग हैं, गांधी अपने लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी को और बड़ा करने के लिए, अपनी पाकिस्तान की योजना को मुकम्मल करने के लिए, वहां जाने के लिए, वहां के लोगों से मिलने के लिए ही उसने जिन्ना और गांधी के बीच के सेतु के रूप में जहांगीर पटेल नामक हीरे के व्यापारी की बात मान करके आमरण अनशन किया था। और उस आमरण अनशन का उद्देश्य किसी तरह से किसी अन्याय को दूर करना नहीं था, बल्कि जिन्ना का वो गुप्त संदेश था जो जहांगीर पटेल ने गांधी को दिया था कि जिन्ना का मानना है कि अगर 55 करोड़ रुपए उसे मिल गए तब तो वो गांधी को अपने यहाँ आने देगा, और ऐसा गांधी करवा चुका था। और 30 जनवरी को अगर नाथूराम गोडसे गांधी को नहीं मारते तो गांधी पूरे लाव लश्कर को लेके, जैसे वो कभी नोआखली जाता था, कभी वो चंपारण गया था, या देश के अन्य अन्य हिस्सों में जा करके और अपने वो लार्जर देन लाइफ वाली इमेज जो ब्रिटिश ने एक कल्ट के रूप में इंडिया में स्थापित कर दिया था, उसको और अधिक उस परचम को लहराता पाकिस्तान जा करके। लेकिन हमें आभारी रहना चाहिए नाथूराम गोडसे का, जिन्होंने अपने माथे पे एक कलंक का टीका लगा करके भी, कलंक का टीका हमारे लिए नहीं है बल्कि उसे पाठ्य पुस्तकों में और जनमानस में ऐसा किया गया। उन्होंने भी कहा कि ये कार्य मेरे लिए उचित नहीं था, लेकिन मेरे लिए कोई विकल्प भी नहीं था। तो उस कलंक को भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि चलो भाई, अगर राष्ट्रहित में ये कलंक मेरे माथे पर लगता है तो लगता है, लेकिन मैं इस गांधी को खत्म करके ही मानूंगा। और यही हुआ भी। परिणाम क्या निकला? गांधी 30 जनवरी को दिल्ली में ही रह गया और दिल्ली में ही हमेशा के लिए रह गया। उसके बाद वो कभी लाहौर, कराची और रावलपिंडी और इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान के किसी और हिस्से में नहीं जा सका। उसके बाद क्या होता है तो कोई और ही बात, ये तो हम देख ही नहीं पाए, जो हुआ नहीं। लेकिन जो हुआ उसे हम अब ये कह करके कि नहीं गोडसे ने गांधी को अमर कर दिया, अरे तो नेहरू भी तो अमर है उस लिहाज से, पटेल को भी तो हम याद करते हैं, जिन्ना भी तो आज इतिहास में उसी तरह से है, तो गांधी भी तो रहता। उसको इतना महत्व तो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो एक तरह से कह लें कि कायर सत्ताधीशों का वो एक शील्ड है। आज भी हमारा कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी देश के औपचारिक बैठक में जाता है तो उस देश में कहीं ना कहीं गांधी के नाम से कोई स्मृति होती है, वहां वो जरूर जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड का विजिट होता है, यूक्रेन का विजिट होता है, और वहां पर बाकी सारे कार्यक्रम ऑफिशियली चाहे जो भी चले, लेकिन एक खतरनाक और घटिया कार्यक्रम जरूर होता है कि भाई गांधी के प्रतिमा पर जा करके उसे जो है एक रिस्पेक्ट देना है। ये ऐसा नहीं था कि इसके पीछे केवल गोडसे कारक है। अगर गोडसे कारक हैं तो गोडसे इस चीज के भी तो कारक हैं कि गांधी के और अधिक खतरनाक विषैले जो उसके कार्यक्रम थे उसे हमेशा के लिए रोक दिया। तो हमने इस सीरीज में अब तक देख लिया और मैं समझता हूं कि इस सीरीज को मैं यहीं पर समाप्त कर सकता हूं। और यदि विभाजन की विभीषिका की चर्चा हमें करनी भी होगी तो हम उसके लिए एक नया सीरीज शुरू करेंगे। लेकिन मैंने 15 अगस्त को देश के विभाजन या बंटवारे की कहानी मान करके इस श्रृंखला को शुरू किया था, और आज मैं इस श्रृंखला के आखिरी एपिसोड में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम भूलवश 77-78 वर्षों से 15 अगस्त को जिस प्रकार से ऑब्जर्व या सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है, ऐतिहासिक प्रमाण है। और इससे भी आगे मैं आपसे एक और बात कह दूं कि अगर 15 अगस्त 1947 को सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पावर आज़ादी का ही दिन था, वो जख्म नहीं जश्न का ही दिन था, तो हमें एक और उत्तर मिलना चाहिए कि तब फिर 22 जून 1948 तक जॉर्ज 6 भारत का किंग क्यों बना रहा? क्यों हर एक कार्यक्रम में नेहरू ने जॉर्ज 6 से ही परमिशन ली, अपॉइंटमेंट हो या कोई बड़ा डिसीजन हो? क्यों करके भारत की नौसेना और एयरफोर्स के जो प्रमुख रहे थे वो अंग्रेज ही रहे थे 1955 तक? 1968 तक क्यों करके
भारत में हर गतिविधि की जानकारी ब्रिटिश इंटेलिजेंस को दी जाती थी। क्यों करके 2022 तक भारतीय नौसेना के झंडे में यूनियन जैक वाला जॉर्ज क्रॉस था, जिसे कि नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में रहते हुए लगभग 8 साल के बाद सितंबर 2022 को हटाया। ये सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो है वो अब जब आ रहे हैं तो हम कैसे मान ले कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे था, और अगर वो नहीं था तो हमें उसे रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए, देश के बंटवारे का दिन मानना चाहिए। और अगर हमें ये मानना ही है कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया, भले ही वो चले गए ट्रांसफर ऑफ पावर देकर के, भले ही वो इंडियन नेशन को सीवियर करके बांट करके चले गए, फिर भी अगर अंग्रेजों के जाने का जश्न मनाना है तो तारीख बदलनी होगी। 15 अगस्त की जगह कोई और तारीख चुननी होगी, तब जाकर के तो हम इसको सार्थक कर पाएंगे। अन्यथा जैसे 78 वर्षों से ये ड्रामा चल रहा है, आने वाले कुछ और दिनों तक चलेगा, लेकिन हर अपराध, हर पाप, हर खतरनाक साजिश की एक जिंदगी होती है। हर जख्म के जश्न बनने वाले हर लम्हों का एक खत्म होने का एक नियत समय होता है। 15 अगस्त 1947 रूपी जख्म के जश्न बनने की जिंदगी के खत्म होने का समय आ गया है। वो 77वां अगर नहीं है वर्ष, तो हो सकता है कि 80वें में, 85वें में हम आशावान लोग हैं, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन वो खत्म होकर के रहेगा और उसे होना चाहिए, और उसे मुकम्मल करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैंने इस श्रृंखला में अब तक यही प्रयास किया है, और ये तो श्रृंखला मैंने 2024 में की। मैं ऐसा प्रयास बीते कई दशकों से कर रहा हूं, जब इस तरह के सोशल मीडिया नहीं थे तब से। वो अलग अलग तरह से लिख करके या फिर अलग अलग तरीके से, जो जहाँ जहाँ भी मुझे मैं रांची यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में जा कर के टीचर्स ट्रेनिंग में इन बातों को अलग अलग हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स पे कहता रहा हूँ, या फिर अन्य मंचों से मैंने इस बात को रखी है। और चूंकि सोशल मीडिया के ज़माने में ये हमारे लिए थोड़ा और अधिक आसान हो जाता है कि हम घर बैठे हुए संवाद स्थापित कर सकते हैं उन लोगों के माध्यम से जिन्हें हम देख तो नहीं रहे होते हैं, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि जो कोई भी इसे देखेगा और अगर देखने के बाद उसके अंदर ये प्रेरणा आएगी, तो कहीं ना कहीं वो प्रतिक्रिया हमें समाज में जरूर दिखेगी। इसी आशा में 15 अगस्त 1947 यानी देश के बंटने की कहानी, यानी एक जख्म को जश्न बनाने की कहानी की श्रृंखला के आखिरी एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।